एक समुद्री हादसे के बाद एक दंपति घने जंगल में फंस जाता है। कुछ समय बाद दोनों खतरनाक बीमारी की वजह से मर जाते हैं और उनका छोटा सा बच्चा बिल्कुल अकेला रह जाता है। उसी समय एक मादा गोरिल्ला उस बच्चे को देखती है। ममता के कारण वो उसे अपने साथ झुंड में ले जाती है और अपने ही बच्चे की तरह पालने का फैसला करती है। झुंड के कई गोरिल्ला इस बात का विरोध करते हैं, खासकर उनका नेता, लेकिन मादा गोरिल्ला किसी की नहीं सुनती और हर हाल में उस बच्चे की रक्षा करती है। धीरे धीरे वही बच्चा बड़ा होकर टार्जन बन जाता है। वह गोरिल्लाओं के बीच रहकर उनकी तरह पेड़ों पर चढ़ना, लड़ना और जंगल में जीना सीख जाता है। हालांकि गोरिल्ला नेता उसे हमेशा बाहरी इंसान मानता है। वो कई बार उसे झुंड से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन टार्जन की पालने वाली माँ हर बार उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। समय के साथ टार्जन बेहद ताकतवर और फुर्तीला बन जाता है। जंगल के खतरनाक जानवर भी उससे डरने लगते हैं और धीरे धीरे पूरे जंगल में उसकी अलग पहचान बन जाती है। टार्जन जानवरों की आवाज और इशारों को भी समझने लगता है। आखिरकार गोरिल्ला नेता भी उसे अपना मान लेता है और उसका सम्मान करने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी पहाड़ के नीचे रहने वाली एक जनजाति शिकार के लिए जंगल में आती है। एक युवा शिकारी का तीर गलती से उसी मादा गोरिल्ला को लग जाता है जिसने टार्जन को पाला था। वह गंभीर रूप से घायल होकर टार्जन की आंखों के सामने दम तोड़ देती है। अपनी माँ जैसी गोरिल्ला की मौत देखकर टार्जन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह शिकारी को पकड़कर वहीं मार देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह जनजाति के मुखिया का इकलौता बेटा था। बेटे की मौत से तिलमिलाया मुखिया टार्जन से बदला लेने की कसम खाता है। दूसरी तरफ माँ को खोने का दुख टार्जन को अंदर से तोड़ देता है और वह अकेला जंगल के गहरे हिस्से में रहने लगता है। अब टार्जन इंसानों से नफरत करने लगता है। जैसे ही किसी इंसान को देखता उनसे दूर रहने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात जैन से होती है, जो पास के गाँव में बच्चों को पढ़ाने आई होती है। बाकी इंसानों से अलग जैन का शांत स्वभाव टार्जन का ध्यान खींच लेता है। पहली बार किसी इंसान के इतने करीब आकर टार्जन उसे हैरानी से देखता और उसकी खुशबू महसूस करने लगता है। जैन उसकी अजीब हरकत से घबरा जाती है, जबकि टार्जन खुद शर्माकर वहां से भाग जाता है। जैन उसका पीछा करते करते गोरिल्लाओं के इलाके में पहुंच जाती है। तभी एक विशाल गोरिल्ला उस पर हमला करने वाला होता है। ठीक उसी वक्त टार्जन वहां पहुंचकर जैन की जान बचा लेता है। वह खुद उसके सामने ढाल बन जाता है और सारे हमले अपने ऊपर झेलता है। गोरिल्ला इस बात को अपने झुंड के साथ विश्वासघात समझते हैं और टार्जन पर बेरहमी से हमला कर देते हैं। वह बुरी तरह घायल हो जाता है। किसी तरह जैन टार्जन को गांव ले जाती है। वह उसकी देखभाल करती है और धीरे धीरे उसे मौत के मुंह से वापस ले आती है। इलाज के दौरान दोनों के बीच भरोसा बढ़ने लगता है। जैन उसे इंसानों की भाषा, तौर तरीके और नई दुनिया से परिचित कराती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ समय बाद टार्जन को अपने माता पिता का छोड़ा हुआ पत्र मिलता है। उसी पत्र से उसे अपनी असली पहचान और अपने जन्म की पूरी सच्चाई पता चलती है। उसे मालूम पड़ता है कि उसके पिता एक अमीर परिवार से थे। समुद्री हादसे के बाद वे जंगल में फंस गए थे। माँ की मौत बीमारी से हुई और बाद में पिता भी गोरिल्ला के हमले में मारे गए। इसके बाद ही एक मादा गोरिल्ला ने उसे अपना लिया था। अपनी असली पहचान जानने के बाद टार्जन इंसानी समाज में लौटता है। वह अपने पिता की संपत्ति और जिम्मेदारियां संभालता है और जैन से शादी करके नई जिंदगी शुरू करता है। कुछ साल बीत जाते हैं। अब टार्जन एक सम्मानित और प्रभावशाली सांसद बन चुका होता है। उसकी जिंदगी पहले से बिल्कुल बदल चुकी होती है। एक दिन उसे सूचना मिलती है कि इंग्लैंड के राजा ने उसे खास मिशन पर कांगो बुलाया है। वहाँ स्कूल, चर्च और स्थानीय हालात का निरीक्षण करने के लिए उसे सबसे उपयुक्त व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि उसने अपना बचपन वही बिताया था। लेकिन टार्जन उस जंगल में दोबारा नहीं जाना चाहता। वहाँ की दर्दनाक यादें अभी भी उसका पीछा करती हैं। इसलिए वो गर्म मौसम का बहाना बनाकर इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। जब टार्जन को लगता है कि यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा, तभी लाओहे नाम का एक खास दूत उससे मिलने आता है। वो बताता है कि पिछले 17 सालों से इंग्लैंड का राजा कांगो पर कब्जा जमाए हुए है और वहाँ के हालात बाहर से दिखने जितने अच्छे बिल्कुल नहीं है। यहीं से कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। लाओहे टार्जन को बताता है कि कांगो की असली हालत दुनिया से छुपाई जा रही है। अंग्रेज वहाँ सिर्फ राज नहीं कर रहे, बल्कि वहाँ के खजाने और प्राकृतिक संसाधनों को बेरहमी से लूट रहे हैं। वो आगे बताता है कि कांगो में बड़े बड़े रेलवे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, लेकिन सभी बाहरी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब वहाँ क्या हो रहा है, इसकी खबर बाहर किसी को नहीं मिलती। लाओहे को शक है कि कांगो के अंदर दोबारा गुलामी की प्रथा शुरू कर दी गई है। इसीलिए वो टार्जन से सच्चाई सामने लाने में मदद मांगता है। उसका मानना था कि कांगो को सबसे अच्छी तरह सिर्फ टार्जन ही जानता है। शुरुआत में टार्जन इस मिशन के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसे अपने पुराने दोस्त का नाम पता चलता है, वो आखिरकार कांगो लौटने के लिए हामी भर देता है। जैन इस खबर से बेहद खुश हो जाती है। बचपन में वो अपने पिता के साथ कांगो में रह चुकी थी और हमेशा से दोबारा वहाँ लौटना चाहती थी। टार्जन पहले मना करता है, लेकिन आखिर में उसकी जिद के आगे मान जाता है। करीब 3 दिन बाद टार्जन, जैन और लाओहे कांगो की ओर रवाना हो जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही टार्जन की मुलाकात अपने पुराने जानवर साथियों से होती है। इतने साल बाद अपने घर लौटकर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है, लेकिन टार्जन नहीं जानता था कि उसकी यह वापसी पहले से रचे गए एक खतरनाक जाल का हिस्सा है। कोई उसे सोच समझकर कांगो बुला चुका था। इधर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। साल 1884 में यूरोप की ताकतें अफ्रीका पर कब्जा करने में लगी थी। कांगो के हीरे, खनिज और हाथीदांत पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजी शासन वहाँ पूरी तरह फैल चुका था। कुछ समय बाद राजा भारी कर्ज में डूब जाता है। इस संकट से निकलने के लिए वो अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री रोम को एक रहस्यमय हीरे की खदान खोजने कांगो भेजता है। रोम उस इलाके तक पहुंचता है, लेकिन वहाँ पहले से बोंगा जनजाति का कब्जा होता है। यही वो जनजाति थी जिसके मुखिया का बेटा सालों पहले टार्जन के हाथों मारा गया था। मुखिया के दिल में आज भी बदले की आग जल रही थी, इसीलिए वो रोम से हाथ मिला लेता है। दोनों एक ऐसी योजना बनाते हैं जिसमें टार्जन को कांगो बुलाकर हमेशा के लिए खत्म करना था। इसी बीच रोम के कुछ सैनिक रहस्यमय
रहस्यमयी घाटी में जांच के लिए भेजे जाते हैं। घना कोहरा पूरे इलाके को ढक लेता है और सैनिक बेहद सावधानी से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें क्रॉस दिखाई देता है। पास पहुंचते ही उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस पर उनके ही साथी मृत हालत में लटके हुए होते हैं। उससे पहले कोहरा हटने लगा है। उन्हें एहसास होता है कि चारों तरफ से आदिवासी योद्धाओं ने उन्हें घेर लिया है। अचानक पानी के अंदर और पहाड़ियों से एक साथ हमला शुरू हो जाता है। चारों तरफ से भाले बरसने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरी टुकड़ी खत्म हो जाती है। केवल रोम किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। बोंगा मुखिया रोम को मारता नहीं, वो उसे 3 कीमती हीरे देकर लालच देता है। बदले में वो चाहता है कि रोम किसी भी तरह टार्जन को जंगल के अंदर खींच कर लाए ताकि वो अपने बेटे की मौत का बदला ले सके। अनगिनत हीरों के लालच में रोम यह सौदा मान लेता है। फिर वो अपनी ताकत और राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके टार्जन को निरीक्षण और पुराने दोस्तों से मिलने के बहाने तांगो बुलाने की पूरी योजना तैयार करता है। उधर टार्जन और उसके साथी जेन के पुराने गांव पहुंचते हैं। गांव वाले उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। रात को आके चारों ओर जश्न मनाया जाता है और पुराने दिनों की यादें ताजा होती है। उसी दौरान टार्जन गांव के मुखिया से बातचीत करता है। उसे पता चलता है कि अंग्रेजों ने सचमुच वहां जबरन गुलामी शुरू कर दी है और कई बेगुनाह लोगों को पकड़कर ले जाया जा चुका है। रात गहराते ही रोम अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ गांव पर हमला कर देता है। भारी हथियारों के सामने गांव वाले ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और जल्दी ही काबू में कर लिए जाते हैं। रोम गांव के मुखिया को धमकाकर टार्जन का ठिकाना पूछता है, लेकिन मुखिया मौत का सामना करना स्वीकार कर लेता है। फिर भी टार्जन के बारे में एक शब्द नहीं बोलता। उधर टार्जन अपनी फुर्ती और जंगल की समझ की मदद से सैनिकों से बच निकलता है। वो अचानक हमला करके गांव वालों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही टार्जन रोम तक पहुंचने वाला होता है, पहले से तैयार सैनिक उसे रस्सियों में जकड़ लेते हैं। उसी पल रोम बेरहमी से गांव के मुखिया की हत्या कर देता है। यह देखकर टार्जन का गुस्सा फिर से भड़क उठता है और पूरे गांव में तबाही मच जाती है। रोम अपनी असली योजना बताता है। वह टार्जन की पत्नी जेन और कई ताकतवर आदिवासियों को जहाज पर चढ़ाकर गुलाम बनाना चाहता है। वहीं टार्जन को बोंगा जनजाति के मुखिया के पास ले जाकर उसके बदले हीरे हासिल करने का इरादा रखता है। लेकिन रोम को अंदाजा नहीं था कि लाओ हे कुछ आदिवासी योद्धाओं के साथ चुपचाप उनका पीछा कर रहा है। अचानक हुए हमले से सैनिकों में अफरा तफरी मच जाती है और टार्जन खुद को आजाद करा लेता है। हालांकि इस हमले में सिर्फ टार्जन ही बच पाता है। जेन और बाकी कैदियों को रोम जहाज पर लेकर भाग निकलता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि टार्जन अपनी पत्नी को बचाने जरूर आएगा। लड़ाई खत्म होने के बाद टार्जन तबाह हुए गांव और मरे हुए मुखिया को देखकर अंदर से टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि दुश्मनों का असली निशाना वही था। वह समझ जाता है कि रोम अब सील नदी के रास्ते बोंगा जनजाति की ओर बढ़ रहा होगा। टार्जन बचे हुए आदिवासियों को इकट्ठा करता है और फैसला करता है कि रोम के बोंगा पहुंचने से पहले ही जेन और बाकी कैदियों को छुड़ाना होगा। उसे पता नहीं होता कि यही रोम की बिछाई हुई चाल है। सभी लोग जंगल के रास्ते तेजी से आगे बढ़ते हैं। लाओ हे भी साथ चलने की जिद करता है, लेकिन उसकी धीमी रफ्तार पूरी टीम को रोकने लगती है। कुछ दूर आगे एक विशाल खड़ी चट्टान रास्ता रोक लेती है। टार्जन बिना डरे सीधे नीचे छलांग लगा देता है। उसे देखकर लाओ हे घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत करके वह भी नीचे कूद पड़ता है। नीचे एक विशाल पेड़ की मोटी शाखाओं के सहारे टार्जन और उसके साथी बिजली जैसी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। लाओ हे पूरी कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे सबसे पीछे छूटने लगता है। तभी नीचे से तेज रफ्तार रेलगाड़ी गुजरती है। जंगल का लंबा रास्ता छोड़कर टार्जन रेलगाड़ी पकड़ने का फैसला करता है ताकि जल्दी मंजिल तक पहुंचा जा सके। टार्जन बेलों की मदद से झूलते हुए लाओ हे को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और दोनों सीधा चलती रेलगाड़ी की छत पर उतर जाते हैं। उससे पहले ही टार्जन उन्हें एक एक करके नीचे फेंक देता है। रेलगाड़ी के आखिरी खुले डिब्बे में अलग अलग गांवों से पकड़े गए गुलामों को देखकर टार्जन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तुरंत सैनिकों वाले डिब्बे में घुसकर उन पर हमला बोल देता है। तंग डिब्बे में सैनिक अपनी बंदूकें ठीक से चला ही नहीं पाते। टार्जन सिर्फ अपने हाथ पैरों के दम पर सभी को बुरी तरह हरा देता है और कैदियों को आजाद करा देता है। इसके बाद लाओ हे पकड़े गए इंजीनियर से पूछताछ करता है। डर के मारे वह रोम की पूरी साजिश बता देता है। उन्हें पता चलता है कि रोम कांगो तक पहुंचने के लिए एक विशाल पुल बनवा रहा है। काम जल्दी खत्म करने के लिए उसने 900 से ज्यादा स्थानीय लोगों को गुलाम बना रखा है। रोम की योजना इससे भी खतरनाक थी। वह टार्जन को बोंगा मुखिया के हवाले करके हीरे लेना चाहता था। फिर उन्हीं हीरों के दम पर 20,000 किराए के सैनिक जुटाकर पूरे कांगो पर कब्जा करना चाहता था ताकि सभी आदिवासियों को गुलाम बनाकर उनसे खनिज संपदा निकलवा सके। यह सच जानने के बाद टार्जन फैसला करता है कि किसी भी कीमत पर रोम को सफल नहीं होने देगा। रेलगाड़ी रुकते ही वह आजाद हुए गुलामों को बाकी कैदियों को छुड़ाने भेज देता है, जबकि खुद रोम का पीछा करने निकल पड़ता है। जल्दी पहुंचने के लिए टार्जन जंगल के खतरनाक रास्ते को चुनता है। उसे पता होता है कि आगे गोरिल्लाओं का इलाका है, इसलिए वह किसी और को साथ नहीं ले जाना चाहता। दूसरी तरफ लाओ हे के पास रोम और राजा की गुलामी के सारे सबूत आ चुके होते हैं। वह चाहता तो वापस लौट सकता था, लेकिन अब वह टार्जन को अपना दोस्त मान चुका था, इसलिए उसके साथ जाने का फैसला करता है। जैसे ही दोनों गोरिल्लाओं के इलाके में पहुंचते हैं, पूरा झुंड उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। टार्जन जिस मुसीबत से बचना चाहता था, आखिर वही उसके सामने खड़ी हो जाती है। घबराकर लाओ हे बंदूक निकालता है, लेकिन टार्जन तुरंत उसे रोक देता है। वह समझाता है कि अगर गोली चली तो शायद एक गोरिल्ला मरेगा, लेकिन बाकी सभी मिलकर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। टार्जन लाओ हे को बताता है कि सालों पहले वो बिना कुछ कहे अपने गोरिल्ला परिवार को छोड़कर इंसानों की दुनिया में चला गया था। गोरिल्लाओं की नजर में ये विश्वासघात था, इसलिए वे उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। टार्जन अपनी शर्ट उतारकर सबसे विशाल और ताकतवर गोरिल्ला को सीधी चुनौती देता है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। गोरिल्ला
गोरिल्ला जोरदार गर्जना के साथ टार्जन पर टूट पड़ता है। उसकी ताकत, वजन और फुर्ती टार्जन से कई गुना ज्यादा होती है। शहर में सालों बिताने की वजह से टार्जन पहले जैसा ताकतवर भी नहीं रहा। लड़ाई धीरे धीरे एक तरफा होने लगती है। गोरिल्ला लगातार भारी मुक्कों से टार्जन को पीटता है। हर वार के साथ टार्जन दर्द से तड़पता है, लेकिन हार नहीं मानता। एक बार गोरिल्ला उसे गिराकर अपने साथियों के सामने जीत का घमंड दिखाने लगता है, लेकिन तभी टार्जन लड़खड़ाते हुए फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर सभी गोरिल्ले भी हैरान रह जाते हैं। आखिरकार गोरिल्ला टार्जन को फिर से जमीन पर पटकर बुरी तरह पीटता है। गोरिल्ला ने टार्जन को सबक सिखा दिया होता है और अब उसकी नजर लाओहे पर पड़ती है, जो हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। लाओहे डर के मारे पीछे हटने लगता है। उसका पूरा कॉन्फिडेंस टूट चुका होता है। गोरिल्ला की दहशत से वो घुटनों पर गिर जाता है और कांपते हुए रहम की भीख मांगता है। जैसे ही वो गिड़गिड़ाता है, गोरिल्ला जोरदार दहाड़ लगाता है। उस आवाज से लाओहे और भी ज्यादा डर जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद गोरिल्ला शांत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लाओहे धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर उठता है और टार्जन के पास जाता है। वो टार्जन के घायल हाथ को वापस सही जगह पर जोड़ता है, लेकिन चोटें बहुत गहरी होती है। वहाँ कोई मेडिकल सुविधा नहीं होती, इसलिए टार्जन अपने जंगल के तरीके से इलाज करता है। वो कुछ चींटियां पकड़ता है और उनके सिर को घाव के किनारों पर लगा देता है। चींटियां अपने जबड़ों से स्किन को पकड़ लेती हैं, जैसे टांके लग गए हो। फिर वो उनके शरीर को अलग कर देता है और केवल सिर घाव को बंद रखने के काम आता है। ये जंगल का पुराना सर्वाइवल तरीका होता है। थोड़ी ताकत पाने के लिए दोनों कुछ चींटियां खा भी लेते हैं। उनका स्वाद अजीब होता है, लेकिन इससे एनर्जी मिलती है। इलाज के बाद वहाँ से हाथियों का एक झुंड गुजरता है, जो टार्जन के पुराने साथी होते हैं। टार्जन उन्हें देखकर उनके सिर को हल्के से छूता है और उनकी भावनाएं समझ लेता है। उसका जंगल से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। लाओहे ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो भी एक छोटे हाथी को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा डर भरा होता है। इसके बाद अगली सुबह रोमन जहाज दरियाई घोड़ों वाले इलाके में पहुंचता है। टार्जन की पत्नी जैन चुप नहीं रहती और बंदी लोगों के साथ भागने की योजना बनाती है। तभी एक सैनिक गुस्से में आकर पिंजरे को पानी में फेंक देता है। अचानक जैन खुद को संभालती है और पानी में छलांग लगा देती है। जैन बचपन से नदी के किनारे पली बढ़ी थी, इसलिए वो बहुत अच्छी स्विमर होती है। सैनिक घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी पिंजरा ऊपर खींचते हैं, लेकिन तब तक लोग पानी में गायब हो चुके होते। पानी में बड़े पेड़ों और प्राकृतिक कवर की वजह से वे लोग दरियाई घोड़ों से बच जाते हैं और किसी तरह जंगल की तरफ भाग निकलते हैं। लेकिन जैन समझ जाती है कि रोम का असली निशाना अभी भी वही लोग हैं, इसलिए वो अपने साथियों को मदद लाने के लिए भेज देती है और खुद वही रुकर दुश्मनों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन इसी दौरान वो गलती से गोरिल्ला क्षेत्र में पहुंच जाती है। गोरिल्ला उसे घुसपैठिया समझकर जोर जोर से दहाड़ने लगते हैं। जैन डरती नहीं है, वो शांत रहती है और घुटनों के बल बैठकर अपना सरेंडर दिखाती है। तभी रोम अपनी सेना के साथ वहाँ पहुंच जाता है। वो अपने सैनिकों को रोकने का इशारा करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे। जैन भी मजबूरी में उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि गोरिल्लाओं को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक एक सैनिक की बंदूक से गलती से गोली चल जाती है और एक गोरिल्ला वहीं गिर जाता है। इस घटना से पूरा जंगल एकदम दहल जाता है और माहौल बहुत तेजी से बिगड़ जाता है। दूर जंगल में टार्जन को ये गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। बिना एक पल रुके वो चट्टान से छलांग लगाता है और बेलों को पकड़कर जंगल की तरफ तेजी से दौड़ पड़ता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और टेंशन साफ दिखता है। इधर गोलियों की आवाज से गोरिल्ला बुरी तरह टूटने लगते हैं और एक एक करके गिरने लगते हैं। पूरा जंगल चीख पुकार से भर जाता है। टार्जन लगातार वहां पहुंचने की कोशिश करता है। तभी उसका गोरिल्ला भाई सबसे आगे आकर सैनिकों के सामने खड़ा हो जाता है और हमला कर देता है, लेकिन वो खुद खतरे में पड़ जाता है। तभी टार्जन समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है और दोनों फिर से साथ मिलकर लड़ते हैं। सैनिक डरकर भागने लगते हैं, लेकिन उसी अफरा तफरी में जैन को फिर से पकड़ लिया जाता है। लोआहे भी लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचता है, लेकिन वहां सिर्फ तबाही और सन्नाटा होता है। जैन को रोम पहले ही बोंगा जनजाति के इलाके में ले जा चुका होता है। अब हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। रोम पहले ही बहुत सारे कीमती हीरे इकट्ठा कर चुका होता है और उसका प्लान लगभग पूरा होने वाला होता है। टार्जन बिना रुके सीधे दुश्मन के अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। उसके सामने बोंगा जनजाति के योद्धा खड़े हो जाते हैं और उनके मुखिया के चेहरे पर पुराना गुस्सा और बदले की भावना साफ दिखाई देती है। अब कहानी अंतिम टकराव की ओर बढ़ रही होती है। टार्जन और बोंगा जनजाति का मुखिया आखिरकार आमने सामने खड़े थे। दोनों जानते थे कि अब सालों पुरानी दुश्मनी का अंत होकर ही रहेगा। माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ था और दोनों पक्ष किसी भी पल लड़ाई शुरू करने को तैयार थे। टार्जन मुखिया को समझाने की कोशिश करता है और उसे पुराने हादसे की याद दिलाता है। वो बताता है कि जब मुखिया के बेटे ने उसकी गोरिल्ला माँ को सिर्फ अपनी बहादुरी साबित करने के लिए मार दिया था, तब उसके पास बदला लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मुखिया का बेटा एक शिकारी था, लेकिन टार्जन के लिए वो गोरिल्ला उसकी माँ थी, उसका पूरा परिवार थी। इसलिए उसने भी गुस्से और दर्द में मुखिया के बेटे की जान ले ली। उसके हिसाब से एक जान के बदले एक जान लेकर हिसाब बराबर हो चुका था। इसके बाद टार्जन मुखिया को असली खतरे के बारे में बताता है। वो कहता है कि उनका असली दुश्मन वो नहीं बल्कि रोम है, जो हीरों के लालच में इस पूरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। यही हीरे इस धरती की ताकत भी है और मुसीबत की सबसे बड़ी वजह भी। इन्हीं की वजह से लालची लोग बार बार यहाँ हमला करते हैं। अगर आज भी वे आपस में
में लड़ते रहे तो आखिर में जीत सिर्फ रोम की होगी। लेकिन मुखिया अपने बेटे की मौत का दर्द भुला नहीं पाया था। बदले की आग में वो इतना अंधा हो चुका था कि टार्जन की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि तभी अचानक जोरदार दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठती है। टार्जन के गोरिल्ला साथी अपने पूरे झुंड के साथ वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग रुक जाते हैं। माहौल पूरी तरह बदल जाता है। गोरिल्लाओं की मौजूदगी से किसी की भी लड़ने की हिम्मत नहीं होती। उसी समय लोआहे आगे बढ़ता है और मुखिया को समझाता है कि अगर आज भी वे आपस में लड़ते रहे तो रोम उन सब का घर, जंगल और लोगों को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। उसकी बातें धीरे धीरे सबको समझ आने लगती है। आखिरकार अपने लोगों और अपने घर को बचाने के लिए बोंगा जनजाति और टार्जन अपने पुराने झगड़े को खत्म कर देते हैं। दोनों एक दूसरे का साथ देने का फैसला करते हैं और अब उनका निशाना सिर्फ रोम होता है। दूसरी तरफ रोम जेन और कीमती हीरों के बक्सों को लेकर जहाज पर पहुंच चुका होता है। उसे पूरा यकीन था कि अब कोई उसे नहीं रोक सकता। उसकी योजना थी कि जैसे ही हीरे सुरक्षित पहुंचेंगे हजारों सैनिक उसकी सेना में शामिल होकर पूरे इलाके पर कब्जा कर लेंगे। उधर जेन जहाज के डेक पर खड़ी दूर जंगल की ओर देख रही होती है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि हल्की सी मुस्कान होती है। उसे पूरा भरोसा था कि टार्जन उसे बचाने जरूर आएगा। कुछ ही देर बाद टार्जन बंदरगाह पर पहुंच जाता है। वहां चारों तरफ हथियारबंद सैनिक तैनात होते हैं। समुद्र में कई विशाल जहाज खड़े थे और हर तरफ दुश्मनों का पहरा था। टार्जन समझ जाता है कि सीधे हमला करना मौत को बुलाने जैसा होगा। तभी वो अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करता है। वो जंगल के जानवरों को आवाज देता है। अगले ही पल हजारों जंगली जानवर एक साथ रोम के कैंप की तरफ दौड़ पड़ते हैं। हाथी, भैंसे और दूसरे जानवरों की दौड़ से पूरी जमीन कांपने लगती है। सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले पूरा कैंप तहस नहस होने लगता है। जानवर तंबुओं, हथियारों और इमारतों को रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच बोंगा जनजाति के योद्धा भी वहां पहुंच जाते हैं और दोनों मिलकर दुश्मनों पर चारों तरफ से हमला बोल देते हैं। रोम की पूरी सेना में अफरा तफरी मच जाती है। हालात बिगड़ते देख रोम जेन को पकड़कर भागने लगता है। दूसरी ओर टार्जन एक जंगली बैल पर सवार होकर उसका पीछा करता है। रोम चालाकी दिखाते हुए जेन को रस्सी से लटका देता है ताकि दौड़ते हुए जानवर उसे कुचल दे और टार्जन उसे बचाने में उलझ जाए। लेकिन सही समय पर टार्जन वहां पहुंच जाता है। गोली लगने के बावजूद वो हार नहीं मानता। वो रस्सी पकड़कर छलांग लगाता है, रास्ते में 2 सैनिकों को मार गिराता है और आखिरकार जेन को सुरक्षित बचा लेता है। रोम इस मौके का फायदा उठाकर जहाज लेकर समुद्र की ओर भाग निकलता है। लेकिन टार्जन उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो बिना एक पल गंवाए सीधे समुद्र में छलांग लगा देता है और तैरते हुए जहाज का पीछा करने लगता है। रोम जहाज के अंदर पहुंचकर सोचता है कि अब टार्जन कभी उसका पीछा नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी समय किनारे पर लोआहे को एक ताकतवर हथियार मिल जाता है। वो लगातार जहाज पर गोलियां बरसाने लगता है। उसकी गोलियों से जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने लगता है और उसमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। उधर टार्जन मगरमच्छों के झुंड के साथ जहाज तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो जहाज पर चढ़ता है रोम पीछे से हमला करके उसके गले में भारी जंजीर कस देता है। टार्जन सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगता है। इसी दौरान जहाज के आसपास मगरमच्छों का झुंड इकट्ठा होने लगता है। रोम को लगता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन असल में टार्जन ने ही उन्हें अपनी आवाज से बुलाया था। आखिरी पल में टार्जन पूरी ताकत लगाकर जंजीर तोड़ देता है। इसके बाद वो रोम को जोरदार लात मारता है। रोम सीधे समुद्र में जा गिरता है। नीचे इंतजार कर रहे मगरमच्छ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और कुछ ही पलों में उसका अंत हो जाता है। रोम की मौत के साथ ही जहाज का इंजन भी जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। जहाज में भरे सारे कीमती हीरे समुद्र की गहराई में हमेशा के लिए डूब जाते हैं। टार्जन अपनी फुर्ती से विस्फोट से बच निकलता है और सुरक्षित वापस जेन के पास लौट आता है। मौत के मुंह से वापस लौटने के बाद टार्जन जेन को कसकर गले लगा लेता है। इस लड़ाई में उसने इंसानों और जानवरों को एक साथ लाकर न सिर्फ अपने प्यार को बचाया बल्कि पूरे जंगल, वहां रहने वाले लोगों और उनकी आजादी को भी बचा लिया। रोम की हार के बाद उसके लगभग 20,000 सैनिक डरकर वहां से भाग जाते हैं। अब पूरे जंगल में फिर से शांति लौट आती है। इसके बाद टार्जन शहर वापस जाने का फैसला नहीं करता। वो जेन के साथ उसी जनजातीय गांव में रहने का निर्णय लेता है जहां से उसकी असली जिंदगी शुरू हुई थी। समय बीता है, दोनों वहीं अपना घर बसाते हैं, उनके बच्चे होते हैं और पूरा परिवार जंगल में एक सादा लेकिन खुशहाल जीवन जीने लगता है। अब उन्हें दौलत, शान और शौकत और शहर की चमक दमक से कोई मतलब नहीं रहता। उनके लिए असली खुशी अपने लोगों के बीच आजाद जिंदगी जीने में थी। यही से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है।